हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का अल्फ़ा सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं राजकीय अवकाश के दिन आप सभी का निःशुल्क मार्गदर्शन करता हूं, उसकी रिकॉर्डिंग करता हूं कक्षाओं की, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को, गांव में बैठे हुए जो विद्यार्थी हैं उनको अधिक से अधिक मेरी इन कक्षाओं का, निःशुल्क कक्षाओं का आपको लाभ मिल सके। और इसी कड़ी में हमने संपूर्ण व्याकरण पढ़ी, शिक्षण विधियों में हमने विधाएं पढ़ी, व्याकरण विधा, गद्य, पद्य और नाटक विधा को अपन ने पढ़ा। आज जो अपन जो चर्चा करने जा रहे हैं वो संस्कृत शिक्षण की विधियों की करेंगे कि ऐसी विधियां जो सभी विधाओं में समान रूप से क्या आती हैं, काम आती हैं। मैंने आपके सामने देखो शिक्षण विधि लिखा है। शिक्षण विधि के अपन ने 3 भेद किए हैं। कितने भेद किए हैं? 3 भेद अपन ने किए हैं। पहला भेद जो किया है वो है प्राचीन विधियां। कौन सी विधि? प्राचीन विधि। फिर है नवीन विधियां और फिर है नवीनतम विधियां। ये तीनों क्या है देखिए कि 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले महोदय ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया। उससे पहले जितनी भी विधियां आई वो सारी की सारी विधियां कैसी हैं? प्राचीन विधि हैं। कौन सी विधि है? प्राचीन विधि है। 1835 के बाद में जो विधियां काम में आई वो कौन सी विधियां हैं? नवीन विधियां हैं, पाठ्य पुस्तक विधि और प्रत्यक्ष विधि। फिर उसके बाद 21वीं सदी में वर्तमान में जो विधियां काम में आ रही हैं वो है नवीनतम विधियां, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म विधि, कंप्यूटरों का उपागम, नेट प्रायोजित विधि। जैसे अपन ऑनलाइन शिक्षण कार्य कर रहे हैं, ये कौन सी विधियां हैं? नेट प्रायोजित विधियां हैं। तो देखिए यहाँ से तो आपके रिट में प्रश्न आने की संभावना नहीं आती है। अपन जो चर्चा करेंगे वो इन 4 विधियों की यहाँ से चर्चा करेंगे। बाकी देखो नवीन विधियों में हर्बर्ट की पंचपदी विधि आती है, विश्लेषण विधि आती है, मूल्यांकन विधि आती है। वो सारी विधियां आप जो अपना सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अंतर्गत, मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। मैं यहाँ केवल जो संस्कृत के लिए ही हैं वो 4 विधियां, उनकी ही यहाँ से आपकी क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। देखिए प्राचीन विधियों में पाठशाला विधि का ही एक रूप है सूत्र विधि। कंठस्थीकरण या पारायण, कंठस्थीकरण या पारायण विधि, कक्षा नायक विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये सारी इसी की विधियां हैं। देखिए सूत्र विधि अपन ने व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत पढ़ी, कंठस्थीकरण पारायण विधि को भी अपन ने पढ़ा। कक्षा नायक विधि देखो क्या होता है कि प्राचीन काल में जब गुरुकुलों में क्या दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, तब आपको पता है कि विद्यालय में एक ही आचार्य, गुरुकुल में एक ही आचार्य होता था। तो कक्षा का जो सबसे मेधावी छात्र होता था उसको ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि वह कक्ष में शिक्षण कार्य आचार्य की अनुपस्थिति में करवाए। तो उस विधि को कौन सी विधि कहते थे? कक्षा नायक विधि कहते थे। फिर व्याख्या विधि और फिर प्रश्नोत्तर विधि भी अपन ने पढ़ी और व्याख्या विधि भी अपन ने पढ़ी। तो ये सारी किसकी भेद है? पाठशाला विधि का ही एक भेद है। तो यहाँ मैं आपसे पाठशाला विधि के उपनाम, गुण और दोष के बारे में ही क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। बाकी इसके जो भेद हैं वो अपन ने अलग अलग विधाओं के अंतर्गत अपन ने पढ़ लिए। कक्षा नायक विधि को नहीं पढ़ा था, वो मैंने आपको बता दिया। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। पाठशाला विधि, एक एक पॉइंट से चर्चा करते हैं। पहला,
संस्कृत शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। परीक्षा में आ जाए कि संस्कृत शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो कौन सी है? पाठशाला विधि है। कि संस्कृत शिक्षण की सबसे प्राचीन क्या है? विधि है। इस विधि का प्रयोग गुरुकुल या मठों में किया जाता था, इसलिए इसे कौन सी विधि के नाम से जानते हैं? गुरुकुल विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गुरुकुल विधि के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, इस विधि का उद्देश्य समाज के लिए आदर्श पंडितों का निर्माण करना था, इसलिए इस विधि को पंडित विधि भी कहा जाता है। इस विधि में मौखिक कार्य की प्रधानता रहती थी, इसलिए इसे मौखिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे मौखिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब कि संस्कृत शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है, वो कौन सी विधि है भाई? पाठशाला विधि। कौन सी विधि है? पाठशाला विधि। इस विधि का प्रयोग गुरुकुल आश्रमों में, मठों में किया जाता था, इसलिए इसे गुरुकुल विधि, आश्रम विधि या मठ विधि भी कहा जा सकता है। इस विधि का जो उद्देश्य होता था वो समाज के लिए आदर्श पंडितों का निर्माण करना था, इसलिए इस विधि को पंडित विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में मौखिक कार्य की प्रधानता रहती थी, इसलिए इसे मौखिक विधि भी कहा जाता है। इस विधि का प्रारंभ उपनयन संस्कार के पश्चात होता था। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी विधि का प्रारंभ उपनयन संस्कार के पश्चात होता था, तो कौन सी विधि का होता था भाई? पाठशाला विधि का। नंबर 6, इस विधि का प्रमुख उद्देश्य था कि भारतीय संस्कृति की रक्षा की जाए, तो इसलिए इसे भारतीय संस्कृति की रक्षक या पोषक विधि भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति की रक्षक या पोषक विधि भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं भाई, उपनाम है, इनको आप अच्छी प्रकार से क्या रखेंगे? याद रखेंगे। एक बात तो ये। उसके बाद में अगली जो बात आती है वो ये आती है कि इस विधि के उद्देश्य क्या थे, या इस विधि का गुण क्या था, इस विधि का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता था, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब बालक का उपनयन संस्कार हो जाता था, प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, 3 वर्णों के छात्रों को ही पढ़ने का क्या था? अधिकार था। कि ब्राह्मण बालक जब 8 वर्ष का हो जाता, क्षत्रिय 11 और वैश्य 12 वर्ष का हो जाता, तो उस उम्र में उनका उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार करने के पश्चात उन सबको गुरुकुल में आचार्य के पास छोड़ दिया जाता था। वहाँ गुरु और शिष्य में पिता पुत्रवत क्या होते थे? संबंध होते थे। सभी व्यक्ति एक साथ रहते हुए, वहाँ सभी छात्र एक साथ रहते हुए अध्ययन करते थे। जब तक उनका पूर्ण अध्ययन नहीं हो जाता था, तब तक उनको गुरुकुल में ही रहना पड़ता था। रहने खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था होती थी। गुरु शिष्य
गुरु के प्रति शिष्य का श्रद्धाभाव होता था। आश्रम में जितने भी कार्य होते थे गुरु और शिष्य मिलकर के उसको एक कार्य परिवार की तरह से संपादित करते थे। और प्रातःकाल उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के हवन कर्म इत्यादि धर्म के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया जाता था। सभी को वेदों का अध्ययन करना आवश्यक होता था। और इस विधि का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि कंठस्थे तु या विद्या परहस्त गते धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम, कि ज्ञान होना चाहिए, वो कंठस्थ होना चाहिए। और इस कंठस्थ ज्ञान को आधार मान करके समस्त सूत्रों को, व्याकरण के जितने भी सूत्र हैं, वेद हैं, वेदांग हैं, उनको अधिकाधिक कंठस्थ करने का प्रयास किया जाता था। इससे छात्रों की स्मरण शक्ति में क्या होता था, विकास होता था। पहली बात इस प्रकार से शिक्षण कार्य होता था। तो यहाँ से जो प्रश्न आता है, अपन विस्तार में ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ से यह आता है कि पाठशाला विधि के गुण कौन कौन से हैं। ये याद रखना कि ब्राह्मण बालक 8 वर्ष का, क्षत्रिय 11 वर्ष का और वैश्य 12 वर्ष का हो जाता था, तो तब उनका क्या किया जाता था, उपनयन संस्कार किया जाता था और उसके बाद में उनको गुरुकुल में भेजा जाता था। देखिए पाठशाला विधि के गुण, पाठशाला विधि के गुण। नंबर 1, इस विधि से छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता था। देखिए मैंने आपको बताया कि भाषा शिक्षण की जो सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता होती है वो होती है शुद्ध उच्चारण की। किसकी होती है, शुद्ध उच्चारण की। और इस विधि से भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण होता था और ये इसकी पहली क्या होता है, गुण होता है, क्योंकि मौखिक ज्ञान के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता था। मौखिक ही ज्ञान होता था, आचार्य बोलता, शिष्य उसका अनुकरण करता और वहाँ शुद्धता का विशिष्ट रूप से महत्व था। उसके बाद में नंबर 2, मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती थी। मौखिक कार्य की प्रधानता थी तो मौखिक अभिव्यक्ति भी क्या होती थी, सशक्त होती थी। छात्र में अनुशासन की भावना का विकास होता था। अनुशासन की भावना का क्या होता था, विकास होता था, क्योंकि अनुशासन के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया जाता था। नंबर 4, स्मरण शक्ति का विकास होता था। नंबर 5, विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता था। विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता था। नंबर 6, नैतिक गुणों का विकास होता था। नंबर 7, गुरु के प्रति श्रद्धा अधिक होती थी। तो ये तो इसके क्या थे, गुण थे। देखो एक प्रश्न यहां से निश्चित रूप से पक्का आना है आपके, पहला उपनाम से, दूसरा इसके गुणों से।
ये इसके क्या थे, गुण थे। अब पाठशाला विधि के दोष, पाठशाला विधि के दोष। एक तो यह विधि क्या होती है, नीरस होती है, क्योंकि इसमें केवल और केवल किसका अध्ययन करवाया जाता था, व्याकरण का अध्ययन करवाया जाता था। नंबर 1, यह विधि नीरस होती है क्योंकि इसमें व्याकरण की प्रधानता होती है। नंबर 2, अध्यापक केंद्रित विधि होती है। अध्यापक केंद्रित विधि होती है। नंबर 3, कठिन व परिश्रम साध्य होती है। समय अधिक लगता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल होती है, इसलिए इस विधि को अमनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। इसलिए इसे कौन सी विधि माना जाता है, अमनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। तो ये आपकी कौन सी विधि हुई, पाठशाला विधि, पंडित विधि या गुरुकुल विधि पूरी हुई। अगली जो विधि आती है वो व्याकरणानुवाद विधि आती है। व्याकरणानुवाद विधि, इस विधि का सबसे पहले जो प्रादुर्भाव हुआ वो 1835 में हुआ। कौन सी ईस्वी में हुआ, 1835 में। देखिए, जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, जब भारत देश अंग्रेजों का क्या था, गुलाम था, तो उस समय क्या हुआ कि भारत में अंग्रेजी भाषा का सूत्रपात किया लॉर्ड मैकाले ने यहाँ सस्ते बाबुओं को तैयार करने के लिए। और अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए कि हमें पूरा व्याकरण नहीं सिखाना, मुख्य मुख्य चीज़ें सिखानी है, उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके व्याकरणानुवाद विधि का प्रयोग किया गया। तो पहला प्रश्न तो ये बन जाता है कि व्याकरणानुवाद विधि कब प्रचलन में आई, तो 1835 ईस्वी में प्रचलन में आई, जब लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा नीति भारत में लेकर के आए। दूसरी बात, भारत में इस विधि के प्रवर्तक कौन थे, प्रवर्तक राम कृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय। कौन थे, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय थे। इसलिए इस विधि का उपनाम क्या हो गया, भंडारकर विधि। इस विधि का उपनाम क्या हो गया, भंडारकर विधि हो गया। इसके लिए उन्होंने 2 पुस्तकों का निर्माण किया। एक तो संस्कृत मार्गोपदेशिका, नंबर 2 संस्कृत प्रवेश मंदिरांतः। 2 पुस्तकों का निर्माण किया, एक तो संस्कृत मार्गोपदेशिका और एक संस्कृत प्रवेश मंदिरांतः है।
संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका। इन दो पुस्तकों में उन्होंने क्या किया, किस किस प्रकार से प्रयोग होता था। उनका उद्देश्य था कि छात्रों को पूरी व्याकरण नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। मान लीजिए कोई भी एक पाठ पढ़ाना है, अपने को क्या पढ़ाना है, एक पाठ का अध्ययन करवाना है, तो उस पाठ में आने वाले संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि की जानकारी उस पाठ के पढ़ाने पे से पहले छात्रों को दे दी जाती है। व्याकरण के जटिल और नीरस नियमों को दूर हटा करके केवल अति आवश्यक नियमों को ही इस विधि में काम में लिया जाता है। तो उस विधि को इन्होंने दो पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया कि जिससे छात्रों का शब्दकोश विकसित हो सके। रचनानुवाद कौमुदी जो पुस्तक आती है वो इसी विधि से लिखी जाती हैं। तो कहने का मतलब एक है कि इस विधि में व्याकरण के जटिल और दुरूह नियमों को हटा दिया जाता था। अनुवाद के माध्यम से भाषा को सिखाया जाता था। अनुवाद के माध्यम से कैसे, हिंदी से किसमें, हिंदी से संस्कृत में या संस्कृत से अंग्रेजी में, यानी अनुवाद के माध्यम से व्याकरण को सिखाया जाता था। इसलिए इस विधि को व्याकरण अनुवाद विधि के नाम से जाना जाता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, अब अपन इसके गुणों की चर्चा करते हैं, किसके गुण क्या थे और क्या गुण नहीं थे। तो देखते हैं, देखिए भंडारकर विधि के गुण। नंबर 1 गुण, यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण करती है। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या करती है, अनुसरण करती है। नंबर 2, इस विधि में व्याकरण के जटिल नियमों को हटा दिया जाता है। व्याकरण के जटिल नियमों को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अतः शिक्षण कार्य रुचिकर होता है। अतः शिक्षण कार्य क्या होता है, रुचिकर होता है। इस विधि से छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास होता है। इस विधि से छात्रों में चिंतन शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। प्रौढ़ी स्वयंपाठी तथा पाठ्यक्रम
तथा पत्राचार पाठ्यक्रम से अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए उपयोगी है। यानी जो स्वाध्याय करते हैं, स्वयं पाठी हैं या पत्राचार से पढ़ते तो उनके लिए इसकी जो संस्कृत मार्गोपदेशिका है और संस्कृत मंदिरांता प्रवेशिका है, ये दोनों पाठ्य पुस्तकें बहुत ही अधिक क्या होती हैं, इनके लिए लाभदायक होती हैं। तो ये तो वे इसके गुण। अब अपन चर्चा करेंगे इसके दोष की। दोष प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि अनुपयोगी है। नंबर 2, केवल व्याकरण और अनुवाद पर बल दिया जाता है, अतः यह विधि एकांगी है। भाषा के अन्य पक्षों की उपेक्षा कर दी जाती है। भाषा के अन्य पक्षों की क्या कर दी जाती है? उपेक्षा कर दी जाती है। तो ये आपका कौन सी विधि हुई? व्याकरणानुवाद विधि हुई। अब अपन बात करेंगे नवीन विधि की। कौन सी विधियों की? नवीन विधियों की। इसमें जो पहली विधि आती है वो आती है पाठ्य पुस्तक विधि। कौन सी विधि आती है? पाठ्य पुस्तक विधि आती है। देखिए पाठ्य पुस्तक विधि में क्या होता है कि पहला तो कि पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक भारत में कौन थे? तो भारत में पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक डॉक्टर वेस्ट महोदय थे। ये नाम जरूर याद रखना कि भारत में पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक डॉक्टर वेस्ट महोदय थे। इस विधि में क्या होता है कि कक्षा के स्तर के अनुसार अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। देखिए इस विधि की अपने को ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। वो चर्चा इसलिए नहीं करने की आवश्यकता है क्योंकि हम सभी जो अभी अध्ययन ग्रहण कर रहे हैं, विद्यालय स्तर के ऊपर हो चाहे कॉलेज स्तर के ऊपर हो, सभी में आप सभी को पता है कि पाठ्य पुस्तक विधि से करते हैं। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक अलग है, 7 की अलग है, 8 की अलग है, 9 की अलग है, 10 की अलग है, 11 की अलग है, 12 की अलग है। वो जो देन है आज हम जो इस विधि से पढ़ रहे हैं वो किसकी देन है? डॉक्टर वेस्ट महोदय की क्या है? ये देन है।
नंबर 2, इस विधि में कक्षा के स्तरानुसार स्तरानुसार विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है। यानी जैसा कक्षा का स्तर है, जितना विद्यार्थी जानते हैं उसी स्तर के अनुसार यहां पर शिक्षण कार्य होता है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य शिक्षक की अनुपस्थिति में भी छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना है। स्वाध्याय के लिए क्या करना है? प्रेरित करना है। नंबर 4, आदर्श वाचन, मौन वाचन, अनुवाचन करवाया जाता है। आदर्श वाचन, मौन वाचन, अनुवाचन करवाया जाता है, जिससे छात्रों का उच्चारण क्या होता है? शुद्ध होता है। तो ये पाठ्य पुस्तक विधि के किस प्रकार से कौन कौन सी क्या हैं विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक विधि के गुण। पाठ्य पुस्तक विधि के गुण की बात करें कि इस विधि में शिक्षण सूत्रों का पूर्ण रूप से अनुसरण किया जाता है, अतः यह विधि मनोवैज्ञानिक है। नंबर 1, इस विधि में शिक्षण सूत्रों का अनुसरण होता है, अतः इसे मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। पहली बात कि शिक्षण सूत्रों का अनुसरण होता है, इसलिए इसे कौन सी विधि माना जाता है? मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। नंबर 2, शब्दकोश में वृद्धि होती है। शब्दकोश में क्या होती है? वृद्धि होती है। नंबर 3, उच्चारण शुद्ध होता है। नंबर 4, संस्कृत साहित्य के प्रति रुचि जागृत होती है। संस्कृत साहित्य के प्रति रुचि क्या होती है? जागृत
होती है। तो ये इसके क्या थे, गुण थे। अब अपन बात करते हैं पाठ्य पुस्तक विधि के दोष। पहली चीज, छात्रों को संस्कृत साहित्य का व्यापक ज्ञान नहीं होता है। छात्रों को संस्कृत साहित्य का व्यापक ज्ञान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि छात्रों का ध्यान जो है वो केवल पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित होता है, उसके अतिरिक्त वो और कुछ नहीं सीखना चाहते। नंबर 2, व्याकरण के क्रमबद्ध ज्ञान का अभाव होता है। यानी इसमें व्याकरण का छात्रों को क्या प्राप्त नहीं होता है? क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। रटन प्रवृत्ति बढ़ती है, रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। रटने की प्रवृत्ति का क्या होता है? विकास होता है। तो ये इस विधि के क्या है भाई? दोष हैं। तो ये आपकी कौन सी विधि हुई? पाठ्य पुस्तक विधि हुई। अगली जो विधि आती है वो देखिए नंबर 4, कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। आजकल जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं वो इसी विधि से प्रेरित हैं। इस विधि का कहना है कि छात्र को जो भी भाषा पढ़ाई जाए उस भाषा का माध्यम, उस भाषा का स्तर वही होना चाहिए जो स्तर क्या था? पहले था। यानी जो स्तर पहले था उसी स्तर के अनुसार छात्रों को क्या करवाना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। मान लीजिए संस्कृत भाषा पढ़ा रहे हैं तो कक्ष में संस्कृतमय वातावरण का ही क्या किया जाए? निर्माण किया जाए। कि इस विधि के समर्थकों का मानना है कि जिस प्रकार से छात्र मातृभाषा बोलना सीखता है और मातृभाषा के अभ्यास व प्रयोग से उस भाषा को सीख जाता है, उसी प्रकार से अगर किसी भी भाषा का छात्र को अभ्यास करवाया जाए, उसे वातावरण प्रदान किया जाए, तो वह उसी भाषा को भी बहुत ही आसानी से सीख सकता है। तो देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता है। पहले तो मैं बात करूंगा उपनाम की। इस विधि को सुगम विधि, निर्बाध विधि और मातृभाषा विधि के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हो गए इसके उपनाम। सुगम विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत अधिक सरल होती है। निर्बाध विधि क्यों कहते हैं? इसमें किसी दूसरी भाषा की कोई बाधा नहीं आती है, इसलिए इसे निर्बाध विधि कहते हैं। मातृभाषा विधि क्यों कहते हैं? कि छात्र जिस प्रकार से मातृभाषा को बोलना सीखता है और उसी आधार पर इस विधि का निर्माण किया गया है, इसलिए इसे मातृविधि या मातृभाषा विधि के नाम से भी जाना जाता है। मातृभाषा या मातृविधि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले इस विधि का प्रयोग कौन सी भाषा के लिए किया गया था भाई? अंग्रेजी के लिए। यानी अंग्रेज जब आए उस समय इस विधि का प्रयोग हुआ था। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? कि भाषा
जिस भाषा का अध्ययन हो रहा हो, भाषा का माध्यम भी वही हो। यानी जिस भाषा को हम पढ़ रहे हैं उसे उसी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाए, इसलिए इस विधि को प्रत्यक्ष विधि के नाम से जाना जाता है। देखिए, अब इस भाषा के अंदर भारत में इस भाषा को सबसे पहले इस विधि का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए, भारत में इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम बीपी बोकिल महोदय ने किया था। बीपी बोकिल महोदय ने किया था। भारत में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बीपी बोकिल महोदय ने किया था। कौन से विद्यालय में? अल्फिन्स स्टोन्स नामक विद्यालय में किया था। पहली विधि, इस विधि का उपनाम क्या होगा? सुगम विधि, निर्बाध विधि और मातृविधि। सबसे पहले इस विधि का प्रयोग अंग्रेजी में इसको डायरेक्ट मेथड के नाम से भी पुकारा जाता है। और प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? कि जिस भाषा का अध्ययन हो उसे उसी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाए। इस विधि का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग बीपी बोकिल महोदय ने अल्फिन्स्टोन्स नामक महाविद्यालय में किया था। ये तो इसकी सामान्य जानकारियां हुई। अब हम बात करते हैं इसके गुणों की। प्रत्यक्ष विधि के गुण। नंबर 1, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुसार इस विधि का प्रयोग होता है। यानी भाषा शिक्षण यही कहता है कि जो भी भाषा का अध्ययन करवाया जाए उसका माध्यम वही भाषा हो। अतः इसे कौन सी विधि माना जाता है? मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है, पहली बात। नंबर 2, छात्र का जो उच्चारण कौशल है वो विकसित होता है। छात्र का उच्चारण कौशल विकसित होता है। यानी जो भाषण कौशल है वो विकसित होता है, क्योंकि छात्र उसी भाषा के माध्यम से क्या करता है? शिक्षण कार्य करता है। अब इसके दोष की बात करते हैं। इस विधि का लाभ, इस विधि का प्रयोग मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है। देखिए, जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उन छात्रों के लिए तो ये विधि बहुत अधिक उपयोगी है, परंतु जो मंदबुद्धि छात्र हैं उनके लिए इस विधि का प्रयोग, या मध्यम बुद्धि वाले छात्रों के लिए, औसत बुद्धि वाले छात्रों के लिए इस विधि का प्रयोग अच्छा नहीं माना गया है। नंबर 2, इस विधि में सीखने की गति मंद हो जाती है।
क्यों हो जाती है? देखिए, संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो प्रायः आम बोलचाल की भाषा नहीं है। विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत कक्षा 6 से इसका प्रारंभ होता है, तो घर में छात्र को किसी प्रकार का कोई वातावरण नहीं मिलता है और छात्र केवल विद्यालय में इसको सीखता है, तो इसके लिए यहाँ फिर सीखने की गति क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी। विद्यालय को इसके लिए विशेष आयोजन करने चाहिए, विद्यालय में संस्कृत में वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ये आपका क्या हुआ? इसी के साथ आपकी प्रत्यक्ष विधि पूरी हुई, आपकी नवीन और प्राचीन दोनों विधियां पूरी हो गई हैं। अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे भाषा कौशल की, जो आपका उसके बाद एक शिक्षण सिद्धांत, दो छोटे छोटे चैप्टर है, उसी के साथ आपका संस्कृत का पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद,